प्रेसिडेंट लान ग्राउंड में खड़े अपने बेटे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो उसे देखकर ये तसल्ली कर लेना चाहता है कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है। उनका ये इंतजार भी जल्दी ही खत्म होता है जब दूर से उन्हें आर्मी का हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आते ही नजर आ जाता है। हेलीकॉप्टर से लान वांगजी और शियन यानी विवुशान बाहर आते हैं। प्रेसिडेंट लान वांगजी को देखकर उसका नाम लेते हुए उसकी ओर तेजी से दौड़ पड़ते हैं। वांगजी। लान वांगजी अपने पापा को उसकी तरफ आते देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से आगे बढ़कर अपने बाबा के गले लग जाता है। वो कहता है, बाबा। उसे अब सुकून मिला था। प्रेसिडेंट लान वांगजी को अच्छी तरह चेक करते हुए कहते हैं, वांगजी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ किया तो नहीं उन लोगों ने? बताओ ना बेटा। लान वांगजी वापस से अपने बाबा को गले लगाते हुए कहता है, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस बहुत डर गया था। मुझे लगा मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, वांगजी, ऐसा नहीं कहते। जब तक तुम्हारे बाबा जिंदा हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, समझे? ग्राउंड पर मौजूद सारे सोल्जर्स, जनरल गाओ, मिस्टर शू और विवुशान भी सभी इस नज़ारे को देख रहे थे। प्रेसिडेंट लान जब लान वांगजी का कोई जवाब नहीं पाते तो वो अपने सर को पीछे कर लान वांगजी के चेहरे को देखने की कोशिश करते हैं। लान वांगजी की आंखें बंद हो रही है। लान वांगजी अपने बाबा के शोल्डर पर सर रख बेहोश हो जाता है। अपनी आंखों को बंद करते हुए लान वांगजी को अपने बाबा की आवाज सुनाई देती है, जो लगातार उसका नाम लिए जा रहे हैं। कुछ समय बाद पूरा देश ये जान गया था कि प्रेसिडेंट के बेटे को अगवा किसने करवाया और क्यों, किस लालच के चलते। वैन रोहान जो प्रेसिडेंट पद के लिए खुद को एक दावेदार माना करता था, उसका सारा काला सच सामने आ गया। उसकी मौत का दुख किसी को भी नहीं था, बस उसके कुछ शुभचिंतकों को छोड़कर। बल्कि लोगों को खुशी इस बात की थी कि प्रेसिडेंट लान अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो ही चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे और उनका बेटा जो आगे होने वाला प्रेसिडेंट होगा, वो भी सुरक्षित वापस ले आया गया है आर्मी के सीक्रेट मिशन के तहत। जिसके बाद से लोगों के दिलों में आर्मी के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सब कुछ नॉर्मल होने लगा। देश से कर्फ्यू का माहौल भी हटने लगा था। लोग वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने लगे, जहां वो खुश हैं। वरना प्रेसिडेंट के इस्तीफे देने की खबर ने तो सभी को हिलाकर रख दिया था। पर आखिरकार सब कुछ ठीक हुआ। बाइक पर लेटा हुआ लान वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। उसे होश आ गया है। प्रेसिडेंट लान जो लान वांगजी के साइड में उसके हाथ को थामे बैठे हुए थे, वो लान वांगजी को होश में आते देख कहते हैं, वांगजी, तुम्हें होश आ गया? अभी कैसा लग रहा है बेटा? लान वांगजी कहता है अपनी वीक आवाज में, मैं ठीक हूँ बाबा, आप परेशान ना हो। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। थोड़ी देर शांत रहने के बाद लान वांगजी कहता है, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। अगर मैंने यहाँ से जाने की जिद नहीं की होती तो वो हादसा भी नहीं हुआ होता। मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट लान कहता है, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा कोई दोष नहीं। बस मुझसे प्रॉमिस करो, अपने बाबा को अकेला छोड़कर नहीं जाओगे कहीं भी। लान वांगजी कहता है, मैं वादा करता हूँ बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और ना कोई जिद करूंगा जो आपके लिए मुसीबत बने। मैं अब हमेशा यहाँ आपके पास रहूंगा। प्रेसिडेंट लान वांगजी के बालों पर अपने हाथ फहरा कर कहते हैं, मेरा प्यारा बेटा, तुम अभी बहुत कमजोर हो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। चलो अब तुम अच्छे बच्चे की तरह यहाँ लेटे रहो और रेस्ट करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आंट मैरी यहाँ पर होंगी। उन्हें कह देना मैं भी बाहर ही हूँ, ठीक है?
लानवांगजी अपना सर नोट कर देता है। प्रेसिडेंट लानवांगजी के फॉरहेड पर किस कर उसे आराम करने का कहकर लानवांगजी के कमरे से बाहर निकल आते हैं। कमरे के बाहर ही ओमेगा डॉक्टर खड़ी हुई थी। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, डॉक्टर, वांगजी को होश तो आ गया है, पर उसे इतनी वीकनेस क्यों है? डॉक्टर कहती है, मिस्टर लान, मैं ये बहुत पहले से आपको कहना चाह रही थी कि अब हमें उन हर्ब्स को यंग मास्टर को देना बंद करना होगा जो उनकी ओमेगा आइडेंटिटी को हाइड करती है। उनके शरीर में कमजोरी का सबसे बड़ा कारण यही है। प्रेसिडेंट लान थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, ठीक है डॉक्टर, वांगजी अब उन हर्ब्स को नहीं लेगा। इस बात को छिपाया गया कि मेरा बेटा एक ओमेगा है, ना कि अल्फा। इसके पीछे का कारण बस उसकी सेफ्टी ही थी, लेकिन अब और ये बात नहीं छिप सकती। हम उन हर्ब्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे। डॉक्टर कहती है, ओके प्रेसिडेंट, अब मुझे परमिशन दीजिए। प्रेसिडेंट लान डॉक्टर को थैंक यू करते हैं और डॉक्टर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद लानवांगजी को अब थोड़ी देर सो लेने के बाद अच्छा लग रहा था। वो अपने कमरे में अब और नहीं रुकना चाहता था। वो डोर को ओपन कर कमरे के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि हॉल में उसके बाबा किसी आर्मी ऑफिसर के साथ बैठे हुए हैं, जो कोई और नहीं जनरल गाव है। तभी लानवांगजी उनके बीच हो रही बातों को सुनता है। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, जनरल गाव, आप कमांडर शेन को नहीं लाए हैं क्या? जनरल गाव कहते हैं, आई एम सॉरी सर, मैंने उसे बताया था लेकिन वो आ नहीं पाया। जनरल गाव ये कहते हुए थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे, जिसे प्रेसिडेंट लान ने नोटिस किया। जब भी सीएन की बात होती है, जनरल गाव इतना अलर्ट क्यों हो जाते हैं? प्रेसिडेंट लान इस सवाल को अपने अंदर नहीं रख पाते। वो पूछ ही लेते हैं। वो कहते हैं, जनरल गाव, क्या बात है? जब भी सीएन की बात आती है आप थोड़े परेशान से नजर आते हैं। क्या हुआ है? आप मुझे खुलकर कह सकते हैं। जनरल गाव बात को बदलते हुए कहते हैं, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट लान थोड़ा जोर देकर कहते हैं, जनरल गाव, आप बेझिझक कह सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आखिर बात क्या है। उस दिन भी आपने कहा था कि आपको आपके सोल्जर को मनाना पड़ेगा मिशन के लिए, जबकि ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि सोल्जर तो हर मिशन के लिए तैयार ही रहता है। फिर जनरल गाव थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहते हैं, सर, एक्चुअली बात यह है कि हाँ, ये बात सही है कि सीएन एक स्नाइपर कमांडो है, लेकिन बहुत साल पहले उसने स्पेशल फोर्सेस की ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी अपने 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट के बाद। प्रेसिडेंट लान ये सुनकर चौंक कर कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट? लेकिन क्यों? ऐसा क्या किया था उसने? जनरल गाव कहते हैं, सर, आप प्रीवियस आर्मी चीफ वे चांगसे को तो जानते होंगे। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। गवर्नमेंट और चीफ वे की वजह से ही तो आज हमारे देश के लोग सुकून से जी पा रहे हैं। पर अफसोस, एक दुखद हादसे की वजह से आर्मी चीफ वे हमारे बीच नहीं है। उनकी अचानक मौत का बहुत दुख है मुझे। लेकिन आप आज अचानक चीफ वे को यहाँ क्यों मेंशन कर रहे हैं? जनरल गाव कहते हैं, क्योंकि सर, सीएन कोई और नहीं, चीफ मार्शल वे का ही बेटा है। इस बात को सुनकर प्रेसिडेंट लान शॉक के कारण अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, सीएन चीफ वे का बेटा है, लेकिन हमने तो सुना था कि उनके बेटे ने आर्मी छोड़ दी है। तो क्या वो सच नहीं था? जनरल गाव, मुझे सारी बात बताइए। जनरल गाव कहते हैं, नहीं सर, उस समय की कोई भी खबर सच नहीं थी, ना ही ये खबर सही थी कि चीफ वे की मौत एक हादसा थी। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, क्या कह रहे हैं आप? जनरल गाव कहते हैं, यस सर, चीफ की मौत कोई हादसा नहीं थी, एक सोची समझी साजिश थी। वैन रोहान ने उन्हें एक फंक्शन में इनवाइट किया, लेकिन चीफ इस बात से अनजान थे कि इसके पीछे वैन रोहान का असली मकसद क्या है। वैन रोहान ने चीफ के चॉपर में बॉम्ब फिट करवाया और ये बॉम्ब ब्लास्ट था जिसे लोग एक क्रैश समझकर चीफ की मौत को हादसा बताते हैं। सीएन
जिसका नाम विवोशियान है, चीफ का बेटा। जब उसे ये पता चला तो वो उसी वक्त वैन रोहान को मारना चाहता था। इसके लिए उसने आर्मी के कई कानून तोड़े, यहाँ तक कि आर्मी सीनियर को भी डिसओबे किया, जिसके लिए 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट की सजा उसे भुगतनी पड़ी। जब वो प्रिजन से बाहर आया तो वो बहुत बदल चुका था। उसने आर्मी सीनियर के लाख कहने पर भी स्पेशल फोर्सेस में ज्वाइन नहीं हुआ, बल्कि एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर बन गया। उसके बाद से उसने हर एक मिशन को करने से इनकार कर दिया। आगे वैन रोहान की हरकतों की वजह से आर्मी को लगा कि शियन को उस वक्त रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि वैन रोहान किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था और ना ही वो हमारे देश में वापस आ रहा था। लेकिन जब आपके बेटे की किडनैपिंग की बात सामने आई, तब मुझे वैन रोहान का मकसद समझ आ गया था और यही मौका था वैन रोहान को पकड़ने का। लेकिन ये काम बस सीएन ही कर सकता था और ऐसा ही हुआ। सीएन ने उसे जिंदा पकड़ने की बजाय उसे वहीं तुरंत मार दिया। प्रेसिडेंट लान सारी बातें जानकर शॉक थे और उतना ही शॉक पीछे अपने कमरे के सामने खड़ा लान वांगजी भी था। वो उल्टे पैर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। लान वांगजी दरवाजे पर टिककर जनरल गाओ की सारी बातों को सोचने लगता है। इतना वो समझ गया है कि सीएन विवोशियान वही है। उसे जंगल में सोल्जर के साथ बिताया सारा समय एक एक करके याद आने लगता है। उसकी कोल्ड नजरें, उसकी शूटिंग शार्पनेस, उसका ब्रूटली उस शख्स को किल करना, क्या वही वैन रोहान हो सकता है? लान वांगजी चुपचाप आकर बेड पर लेट जाता है और विंडो से बाहर की ओर देखने लगता है। बाहर प्रेसिडेंट लान शौक खड़े सभी बातों को सोच रहे थे। इतना कुछ हुआ, लेकिन उन्हें ये कैसे पता नहीं चल पाया। वो कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। शू, जल्दी से शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो। भले वैन रोहान मर गया है, लेकिन उसका किया इतना बड़ा क्राइम छिप नहीं सकता। चीफ वे की मौत का सच सामने जरूर आएगा। चीफ वे और उनके बेटे के साथ इतने सालों से जो इनजस्टिस होते आ रहा है, वो अब नहीं चलेगा। सभी को सब पता होना चाहिए। जनरल गाओ, आप सीएन से कहिए कि वो वापस स्पेशल फोर्सेस में कमांडो के तौर पर ज्वाइन हो जाए। पहले जो भी हुआ उसके लिए गवर्नमेंट और आर्मी शर्मिंदा है। उसके फादर को जस्टिस मिलने में इतना समय लग गया। जनरल गाओ को प्रेसिडेंट की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। वो प्रेसिडेंट लान को सैल्यूट कर कहते हैं, ओके सर। वो नहीं जानते थे कि उनका यहाँ आने का फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सीएन को ये जानकर कुछ तो तसल्ली होगी, उसके अंदर के गुस्से की आग थोड़ी तो कम होगी। जनरल गाओ वहां से चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ऊशियान अपने घर के अंदर आता है। अंदर आकर वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है और सामने दीवार पर लगी तस्वीर को देखने लगता है। वो अभी अभी अपने बाबा की कब्र से आ रहा है। उसके मन का बोझ कुछ हल्का हुआ है। लेकिन इससे क्या होगा? क्या उसने जो खोया है वो सब वापस पा लेगा? नहीं, कुछ भी लौट कर नहीं आने वाला है। यही उसकी जिंदगी है, जिसमें वो है, अपने बाबा की सिखाई सीख और तन्हाई है, बस और कुछ नहीं। ऊशियान वही सोफे पर लीन हो जाता है। 2 दिन बाद प्रेसिडेंट हाउस में लान वांगजी सीढ़ियों से उतरकर अपने कमरे से नीचे आ रहा था। हॉल के करीब आते ही अचानक उसके पैर बीच सीढ़ियों में ही रुक जाते हैं। हॉल में एक शख्स खड़ा हुआ है, जिसे लान वांगजी चेहरे से नहीं पहचानता। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आता है। इस आवाज को सुनकर हॉल पे खड़ा शख्स अपना चेहरा लान वांगजी की ओर टर्न करता है। लान वांगजी की आंखें उस शख्स की आंखों से जा मिलती है और अचानक ही लान वांगजी की आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो जाती है। इन आंखों को वो बहुत अच्छे से पहचानता है। क्या ये वही सोल्जर है? हाँ, सामने हॉल में कोई और नहीं, विवोशियान खड़ा हुआ था, वो भी अपनी फुल आर्मी यूनिफॉर्म में। ऊशियान लान वांगजी को देख अपनी नजर नीचे कर हल्का सा अपना सर झुका देता है, क्योंकि हर कोई जानता है लान वांगजी आने वाला प्रेसिडेंट है, जिसकी रिस्पेक्ट हर किसी को करनी होगी। तभी हॉल में प्रेसिडेंट लान भी आ जाते हैं। वो कहते हैं, सीएन। ऊशियान प्रेसिडेंट लान को सैल्यूट करता है।
प्रेसिडेंट लान कहते हैं, मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार करा दिया। वो दरअसल मैं एक जरूरी फोन अटेंड कर रहा था। ओशियान कहता है, नो प्रॉब्लम सर। प्रेसिडेंट लान कहता है, ओके आओ बैठो, तुम खड़े क्यों हो? ओशियान प्रेसिडेंट के सामने बैठ जाता है। प्रेसिडेंट कहना शुरू करते हैं, उस दिन के बाद से मैं तुमसे मिल ही नहीं पाया और ना ही ठीक से तुम्हें थैंक्स कर पाया हूँ मेरे बेटे को सही सलामत वापस मेरे पास लाने के लिए। ओशियान कहता है, थैंक्स की जरूरत नहीं है सर, ये मेरी ड्यूटी है और अपने काम को पूरी तरह कंप्लीट और सक्सेसफुली करना ये मेरी आदत है सर। प्रेसिडेंट लान को ओशियान की ये बात पसंद आती है। वो अपने बाबा की तरह है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रेसिडेंट कहते हैं, मुझे बहुत दुख है चीफ वे की मौत का। जनरल गांव से मुझे सारी बातें मालूम हुई। ओशियान इस पर कुछ नहीं कह पाता। कुछ देर और प्रेसिडेंट से बात करने के बाद ओशियान अब जाने को उठ जाता है। प्रेसिडेंट लान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा कमांडो शियन। ओशियान प्रेसिडेंट के हाथ को देखता है, फिर अचानक ही वो 2 कदम पीछे होकर प्रेसिडेंट से वो कह देता है जिसके लिए वो खासकर यहाँ आया था। ओशियान प्रेसिडेंट को सैल्यूट कर कहता है, थैंक यू सर। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, थैंक यू, लेकिन किस लिए? ओशियान कहता है, 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी थी। प्रेसिडेंट लान समझ जाते हैं कि वो शियान किस लिए उन्हें थैंक्स कर रहा है। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, थैंक्स मत कहो, मुझे अफसोस है कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था उसके लिए इतना समय लग गया। ओशियान कहता है, फिर भी सर थैंक यू, ये एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर आपका जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। समय आने पर इस एहसान को जरूर चुका दूंगा। ये सीएन का वादा है आपसे। जिसकी आस मैंने कब की छोड़ दी थी वो काम आपकी वजह से हो पाया, सच सबके सामने आया। वंस अगेन थैंक यू सर। अब मुझे परमिशन दीजिए, मुझे हेडक्वार्टर पहुंचना है। प्रेसिडेंट लान बस अपना सर नोट कर देते हैं, वो कुछ नहीं कहते। ओशियान एक आखिरी बार प्रेसिडेंट को सैल्यूट कर वहां से चला जाता है। प्रेसिडेंट लान और पीछे खड़ा लान वांगजी उसे बस जाते देख रहे थे। लान वांगजी दूर खड़ा ही वे ओशियान को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आंखें ठंडी और गहरी हैं, जिनमें कोई खुशी नहीं। पर्सनालिटी सख्त है, जैसे जिंदगी की परेशानियां उसके लिए सहना आम बात हो। और दिल में गहरे दर्द को छिपाए हुए है। कोई उत्सुकता नहीं, बस खालीपन है। क्या लान वांगजी ने ऐसे किसी इंसान को पहले देखा है जो इतना मजबूत हो जिसे कोई तोड़ ही ना सके? क्योंकि वो शायद अकेला है, उसकी कोई कमजोरी नहीं। लान वांगजी क्यों इतना ज्यादा सोच रहा है वो खुद नहीं जानता। ये बातें क्यों उसके दिमाग में अपने आप आ रही है। लान वांगजी अपने बाबा के पास आ जाता है और उस और देखने लगता है जिस और उसके बाबा देख रहे हैं, जहां से सीएन अभी अभी गया। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, ये वही है सीएन जो तुम्हें सेव करके लाया था। लान वांगजी बस कहता है। प्रेसिडेंट लान कहते हैं, बहुत समझदार लड़का है। लान वांगजी कहता है, बाबा क्या वो सोल्जर अकेला है? उसके परिवार में कोई और नहीं? प्रेसिडेंट लान अपना हेड टर्न कर अपने बेटे को देखते हैं जो सामने देख रहा है। वो कहते हैं, नहीं कोई नहीं है उसका, वो अकेला है। लान वांगजी कहता है, तो क्या उनकी माँ भी नहीं है? प्रेसिडेंट लान कहते हैं अपने बेटे को देखते हुए, नहीं उसकी माँ भी नहीं है, वो तो उसके जन्म के समय ही गुजर गई थी। लान वांगजी कहता है, ये बहुत दुखद है। उस सोल्जर की जिंदगी कितनी कठिन है ना बाबा। प्रेसिडेंट लान एक तक अपने बेटे को देख रहे हैं। आज उन्हें अपना बेटा बदला बदला सा लग रहा है, या फिर वो ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। वो सामने देख कहते हैं, उसका जीवन बहुत कठिन है, लेकिन उसने उसे अपनी आदत बना लिया है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कठिनाइयों को ही अपना जीवन बना लेते हैं। लान वांगजी बस कहता है। रात के वक्त प्रेसिडेंट लान अपने कमरे में है। वो दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को देख रहे हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, लान शैन
आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काश तुम हमारे साथ होती, पर हमारी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तुम्हें पता है इन दिनों क्या हुआ? मैं बहुत डर गया था, कहीं तुमसे किया वादा टूट ना जाए। लानियांग अपनी पत्नी के वो आखिरी शब्दों को याद करते हैं जो उनकी पत्नी उन्हें गले लगाए कह रही थी। यांग, हमारे बेटे वांग जी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देना। मेरे जाने के बाद मुझसे वादा करो, कोई भी मुसीबत उस तक ना पहुंचे। उसे इतना प्यार दोगे कि वो मेरी कमी को भी भूल जाए। यांग, आप ऐसा करोगे ना? प्रॉमिस करो मुझसे। लानियांग कहते हैं, प्लीज ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। हम दोनों मिलकर अपने बेटे का ख्याल रखेंगे। लानशन कहती है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मेरे पास वक्त कम है, मुझे एक तसल्ली के साथ इस दुनिया को छोड़ जाने दो। यांग, मेरे बेटे का और अपना ख्याल रखोगे ना? लानयांग जानते हैं उनकी पत्नी के पास वक्त कम है, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। वो कहते हैं, ख्याल रखूंगा हमारे वांग जी का, कोई मुसीबत उस तक नहीं आ पाएगी। लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? लानशन कहती है, मैं हर वक्त आपके पास रहूंगी, बस मुझे महसूस कर लेना। लानयांग अपनी वाइफ की तस्वीर को देख कहते हैं, हमारी खुशनुमा यादों के सहारे ही मैं जिंदा हूँ शायन, लेकिन कब तक पता नहीं। मुझे हमारे बेटे की बहुत चिंता है शायन, मुझे कोई रास्ता बताओ, कैसे सेफ रखूं उसे।